जय हिंद साथियों। पॉलिटी में अक्सर आपने सुना होगा फौजदारी मामले, दीवानी मामले क्या होते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी में क्या अंतर होता है, इन सबको आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। हमारा भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है जहां पर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। अब भारत में इतनी जनसंख्या पाई जाती है तो चोरी, बलात्कार, डकैती, हत्या, लूट ये सभी होना आम बात है। लेकिन दिक्कत तब आती है कि ये सारे मामले एक ही जगह, एक ही कोर्ट में जाते हैं, तो इन सभी मामलों को एक ही कोर्ट में सुलझाना आसान नहीं होता है। इसीलिए इन मामलों को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, एक दीवानी मामला, दूसरा फौजदारी मामला। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले दीवानी मामला। दीवानी मामलों को इंग्लिश में सिविल केस भी बोलते हैं, हिंदी में व्यवहार मामले और उर्दू में ही इसे दीवानी मामले कहते हैं। दीवानी मामले ऐसे मामले होते हैं जिसमें अधिकार, पारितोषिक या क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है, या हम यूं कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी की संपत्ति पर अधिकार कर लेता है, किसी के पद को छीन लेता है, तो ऐसे मामले जो दर्ज होते हैं उसे हम दीवानी मामले कहते हैं। आसान भाषा में दीवानी मामलों को हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे माना कोई मकान मालिक अपना मकान किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे देता है, तो किराएदार कुछ दिन रहने के बाद यदि वह उस मकान पर अपना हक दर्शाने लगे तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक अपना हक पुनः प्राप्त करने के लिए जो मामला दर्ज करवाता है वह मामला सिविल मामला या दीवानी मामला कहलाता है। ऐसे दीवानी मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में होती है, सिविल जज इसकी सुनवाई करता है। अब इस मामले की जो पूरी प्रोसेस होती है कोर्ट में वो सीपीसी के तहत होती है। सीपीसी का पूरा नाम होता है सिविल प्रोसीजर कोड। इसमें कुल 158 धाराएं होती है। इसी के तहत उस पूरे मामले की सुनवाई की प्रोसेस चलती है। सीपीसी आदेश और नियम दोनों जारी करता है। चलिए आगे हम समझते हैं फौजदारी मामले या क्रिमिनल मामले क्या होते हैं। इन्हें हम दंडिक मामले या आपराधिक मामले भी कहते हैं। तो ऐसे मामले जिसमें चोरी, डकैती, लूट, मार, हत्या ऐसे यदि मामले होते हैं तो उसे हम फौजदारी या क्रिमिनल केस कहते हैं। आपने सुना होगा ना, क्राइम, कोई क्राइम करता है, अपराध करता है, तो वो मामले आपराधिक या क्रिमिनल या फौजदारी मामले की श्रेणी में आते हैं। ऐसे मामले में दंड की मांग की जाती है, जबकि हमने देखा दीवानी मामले में क्षतिपूर्ति अधिकार की मांग की जाती है, जबकि फौजदारी मामले में दंड की मांग की जाती है। अब जो ये फौजदारी मामले होते हैं ना, ये फौजदारी मामले सत्र न्यायालय में मजिस्ट्रेट के द्वारा सुने जाते हैं, जबकि हमने देखा दीवानी मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में जज के द्वारा होती है, जबकि फौजदारी मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय में मजिस्ट्रेट के द्वारा इसकी सुनवाई होती है। अब यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वह अपराध किस श्रेणी में आएगा, उसके लिए कितना दंड निर्धारित किया जाए, तो इसके लिए 1860 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में आईपीसी का गठन किया गया। आईपीसी का पूरा नाम है इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। इसे ही उर्दू में कहा जाता है ताजे राते हिंद। जी हां, आप सही सुन रहे हो। आपने मूवियों में अक्सर देखा होगा कि कोई जजमेंट सुनाता है तो वो कहता है कि ताजे राते हिंद दफा 302 के तहत मुलजिम करार देते हुए इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो ऐसा आपने अक्सर सुना होगा। तो ताजे राते हिंद उर्दू में कहा जाता है इसे। दफा यानी कि धारा, हिंदी में धारा, उर्दू में दफा और इंग्लिश में इसे सेक्शन कहा जाता है। तो टोटल आईपीसी में 511 धाराएं हैं और 23 चैप्टर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह भारतीय दंड संहिता विश्व का सबसे बड़ा दंड संग्रह है। विश्व में इससे बड़ा कोई भी दंड संग्रह नहीं है। यह विश्व का सबसे बड़ा दंड संग्रह हमारे भारत की है आईपीसी। अब आईपीसी में ही जितने भी अपराध कोई व्यक्ति करता है तो उस अपराध को परिभाषित और दंड का प्रावधान इस आईपीसी में ही किया गया है। अब अपराध को परिभाषित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कोई भी अपराध है वो किस श्रेणी में आएगा, उसके लिए कितना दंड दिया जाएगा, तो इसको परिभाषित किया जाता है आईपीसी में। इसको हम उदाहरण से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। मान लो कोई एक व्यक्ति है जो रास्ते से गुजर रहा है। अब 5 लोग आकर उस व्यक्ति को रोकते हैं, रोककर उसको डराते हैं, धमकाते हैं, मौत का भय दिखाते हैं और उससे उसका पर्स, उसकी घड़ी, उसकी गले की चेन ये सब छीन लेते हैं।
अब सुबह आप पेपर में पढ़ते हैं कि 5 लोगों ने सरेराह एक व्यक्ति को लूटा, तो क्या यह लूट है? दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, रात के समय ताला तोड़कर ये बैंक में घुस जाते हैं और वहां से 1 करोड़ रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। सुबह आप पेपर में पढ़ते हैं कि 2 लोगों ने बैंक में डकैती डाली, तो क्या यह डकैती है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। यह अखबार में आपको गलत जानकारी दी जा रही है। अब ये कौन से अपराध है? दोनों। तो इसको जानने के लिए हम आईपीसी की पुस्तक उठाते हैं, पन्ने पलटाते हैं और वहां पर देखते हैं कि आईपीसी में लिखा होता है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी को डरा धमका कर उससे कोई छीना झपटी करे, कोई सामान उससे छीने, तो वो डकैती की श्रेणी में आता है। यानी कि डकैती के लिए 5 लोग होना जरूरी है और यह जरूरी है कि वो 5 लोग उसको भय दिखा रहे हैं, डरा रहे, धमका रहे और डरा धमका कर उससे कोई वस्तु छीन रहे हैं, तो यह ऐसा अपराध डकैती कहलाता है। अब हमने देखा कि एक व्यक्ति को 5 लोगों ने रोका, 5 लोगों ने रोका है। अब वो लूट होगी कि डकैती? तो हमारी आईपीसी कह रही है कि 5 या 5 से अधिक लोग हैं और डरा धमका कर अगर उससे सामान छीन रहे हैं तो वो डकैती होगी। और पेपर वाला लिख रहा है कि वो लूट है। जी नहीं, लूट नहीं है, वो क्या कहलाएगी? डकैती। वहीं हम अगर देखें, बैंक में 2 लोग ताला तोड़कर घुस गए और 1 करोड़ रुपए लेकर निकल गए, तो हमारी आईपीसी कहती है कि डकैती के लिए 5 लोग होना चाहिए कम से कम, लेकिन बैंक में तो 2 ही लोग घुसे हैं, तो वो डकैती ना होकर वो क्या कहलाएगी? चोरी कहलाएगी। जो 2 लोग बैंक में घुसे हैं वो चोरी कहलाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही 2 लोग दिन में होते हैं, वही 2 लोग दिन में होते हैं और दिन में उस बैंक में कैशियर भी होता, बैंक मैनेजर होता और कई सारे लोग होते हैं, तो वो दोनों लोग बंदूक की नोक पर, चाकू की नोक पर वहां से वो 1 करोड़ रुपए लेकर फरार होते, तो वो क्या कहलाता? तो वो डकैती तो कहलाता नहीं, क्योंकि 5 लोग चाहिए डकैती के लिए। अब वो चोरी कहलाएगी? जी नहीं, चोरी भी नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि दिन के समय वहां पर डरा धमका कर अब वो सामान को लेके जा रहे हैं, तो वो चोरी ना कहलाकर वो कहलाती है लूट। 5 लोग से कम है, डरा धमका कर अगर वहां से सामान छीन कर जा रहे हैं तो वो लूट कहलाएगी। 5 या 5 से अधिक है तो वो डकैती कहलाएगी। और अगर वहां पर कोई नहीं है, जैसा रात का समय, अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपए लेकर निकले हैं, तो वो चोरी की श्रेणी में वह अपराध आएगा। तो इस प्रकार से अपराध कोई भी व्यक्ति करता है तो वो किस श्रेणी में आएगा और उसके लिए कितना दंड दिया जाएगा, वो हमारी आईपीसी में परिभाषित किया गया है और दंड का प्रावधान इसमें किया गया है। अब हमने देख लिया, अपराध परिभाषित कर दिया। अब यह मामला कोर्ट में जाएगा, वहां पर पूरी प्रोसेस चलेगी, ठीक है। तो कोर्ट में इस मामले की पूरी जो प्रक्रिया चलेगी, वो प्रक्रिया किसके तहत चलेगी? तो वो चलती है सीआरपीसी के तहत। सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट। इसका गठन 1973 में हुआ था। इसमें टोटल 484 धारा आती है, 484 सेक्शन इसमें आते हैं। तो कोर्ट में जो अब इस केस की पूरी प्रोसीजर चलेगी, वो प्रोसीजर इस सीआरपीसी के सेक्शन के तहत चलेगी। जैसे कि हम देखें कि किसी ने अपराध किया है तो उसको कैसे, उस अपराधी की कैसे गिरफ्तारी होगी, उसको कैसे सजा दी जाएगी, उसकी जमानत कैसे होगी, मजिस्ट्रेट के क्या काम होंगे, वकील के क्या काम होंगे, उसको कितने समय के लिए जेल में रखा जाएगा, कितने समय के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चलेगी कोर्ट में उस अपराधी के लिए, तो वो पूरी प्रक्रिया सीआरपीसी के तहत चलेगी। जबकि अगर कोई सिविल मामला होता है तो सिविल मामले के लिए जो पूरी कोर्ट में प्रोसेस चलती है वो सीपीसी के तहत चलती है, सिविल प्रोसीजर कोर्ट के तहत। और वहीं अगर मामला फौजदारी है तो फौजदारी मामले के लिए जो पूरी प्रक्रिया चलती है वो सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के तहत चलती है। तो ये हमने देखा आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी में अंतर। आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो आईपीसी अपराध को परिभाषित करती है, अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है, जबकि सीआरपीसी उस अपराध की जो पूरी कोर्ट में प्रक्रिया चलेगी, उस प्रक्रिया के क्या नियम होंगे उसको हम सीआरपीसी में देखते हैं। अगर मामला सिविल है तो सिविल मामले की जो पूरी प्रोसेस चलेगी तो वो सीपीसी के तहत चलेगी, सिविल प्रोसीजर कोर्ट के तहत चलेगी। यानी सिविल मामले की जानकारी आपको सीपीसी में मिलेगी और फौजदारी मामले की जानकारी आपको सीआरपीसी में मिलेगी। तो यह अंतर होता है आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी। उम्मीद है कि आपको यह इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब जिला न्यायालय क्या होता है, सत्र न्यायालय क्या होता है, जज
कौन होता है, मजिस्ट्रेट क्या होता है, इनमें क्या अंतर है, इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में इनकी जानकारी दूंगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।